नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के पांडेहाता पहुंचे, जहां सीएम योगी होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान सीएम योगी ने भक्त प्रहलाद की आरती की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भक्त प्रहलाद की आरती की और होलिका दहन के शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम ने वहां मौजूद लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सभी लोग सुरक्षित होली खेलिए और किसी पर जबरदस्ती रंग ना फेंके। इस दौरान सांसद रवि किशन ने एक होली संगीत भी गाया और लोग रवि किशन के गीत सुनकर खूब झूमते हुए नजर आए। तो आपको बता दें, 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रहलाद पूजा की, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर लोगों के साथ इस दौरान फूलों की होली खेली और रवि किशन का गाना भी लोगों को काफी पसंद आया। स्वयं के भतीजे से ही ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या इस बात की कि प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन होलिका का जो भाई था वह स्वयं ही अपने आप को ईश्वर का अवतार मानने लग गया। और परिणाम क्या था? वो चाहते थे किसी प्रकार से प्रहलाद समाप्त हो जाए, लेकिन प्रहलाद तो ईश्वर का भक्त तो हमेशा जीवित रहेगा। तमाम प्रयास के बाद भी उसे समाप्त नहीं कर पाए। होलिका का अंत हो गया। हजारों वर्षों से होलिका का दहन भारतीय जनमानस करता रहा है। भक्ति की, सत्य की, न्याय की, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों की सदैव जीत होती है। हमारे यहाँ इसलिए कहा गया है या तो धर्मस्थ तो जय। जहां धर्म होगा, जहां व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वहां सदैव विजय होगी। और सत्य, न्याय और विजय का प्रतीक होली, जब अपनी बुराइयों को समाप्त करके हम उसका दहन करेंगे, उसको समाप्त करेंगे, तभी रंग भरी होली उत्साह और उमंग के साथ आएगी। उत्साह और उमंग का एक भैया योगी खेले था मोदी संग लिए हो, योगी खेले था मोदी संग लिए हो, अवध भी खेले। भैया क्या कहता? अवध भी खेले, काशी भी खेले, बड़े सुर वाले भाई, सब गायक बनो। अवध भी खेले, काशी भी खेले, अवध भी खेले, काशी भी खेले, अब मथुरा के जागल भार मोदी संग लिए हो। तो वहीं लखनऊ के सराफा कारोबारी 100 साल पुरानी परंपरा पर आज भी कायम हैं। होली से 2 दिन पहले सराफा बाजार में होली का जश्न मनाया जाता है। इस साल भी बड़े जोर शोर से होली के रंग में लोग सराबोर नजर आए। सराफा मंडी के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और होली का जश्न मनाया। होली का त्यौहार आ चुका है, रंगों से सराबोर लोग अब सड़कों पर नजर आने लगे हैं। लखनऊ का ये चौक इलाका है, यहाँ पे सराफा जो कारोबारी हैं वो यहाँ पर एक परंपरागत होली का आयोजन करते हैं। 100 साल पुरानी ये परंपरा है, जहाँ पर सराफा कारोबारी होली से 2 दिन पहले यहाँ पर रंग खेलते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर ढोल है, नगाड़े हैं और जो होली का जो रंग है
वो नज़र आ रहे हैं। लंबे समय से यहाँ पर जो सभी कारोबारी हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, समुदाय से हो, सब साथ मिलकर इस रंगों के त्यौहार में शामिल होते हैं। जो कारोबारी हैं और इसके अलावा जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि रंगों के इस त्यौहार में छोटा बड़ा बच्चे सब इसमें शामिल हैं। और ये त्यौहार अब यानी कि पुराने लखनऊ में जो परंपरागत तरीके से मनाया जाता है वो अब शुरू हो चुकी है उसकी परंपरा। अभी लगातार 3 दिन तक इस तरह के रंग उड़ते हुए नजर आएंगे पुराने लखनऊ में। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर दुबई, जनता टीवी लखनऊ। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, लेकिन गुजिया ना हो तो पूरी नहीं होती। बाजार में दुकानों पर गुजिया को लेकर खास तैयारी की गई है। ताजनगरी आगरा में सोने की गुजिया तैयार की गई है और इसकी कीमत 35,000 रुपए प्रति किलो है। एक पीस की कीमत 600 रुपए है। इसके साथ साथ 11 प्रकार की गुजिया भी तैयार की गई हैं, जिसमें मामरा, बादाम, गोल्ड चॉकलेट, क्रंची चॉकलेट, पान और गुलाब जैसी गुजिया भी शामिल हैं। सोने की गुजिया को लोग पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उमेश गुप्ता है। मैं बड़े रसायनम ग्रुप से हूँ। उमेश जी, जो गोल्ड की गुजिया बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है? क्यों आपने गोल्ड की गुजिया? देखिए, आपने सुना हो पहले राजा महाराजा लोग सोने चांदी का इस्तेमाल करते थे खाने में। इस समय आदमी इस तरह के आइटम यूज नहीं करते हैं। उसी चीज़ को हमने देखते हुए बहुत से लोगों का मन होता है कि अपने दामाद को बिटिया के लिए कुछ नया चीज़ भेजें। उसी क्रम को देखते हुए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गोल्ड की गुजिया बनाई है। उसी क्रम में हमने 11 तरह की स्वाद बनाए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को 11 तरह की चीज़ें भेज सके। उसमें मामरा, बादाम, रोज, गोल्ड की चॉकलेट में, गोल्ड क्रंच में, चॉकलेट की क्रंच में, पान में, बनारसी पान में, इस तरह से हमने कई तरह की ये गुजिया बनाई हैं। 4 तरह की ठंडाई बनाई हैं, एक मैंगो ठंडाई, एक पान ठंडाई, एक केसन, एक शाही ड्राई फ्रूट। तो वहीं लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने होली के पावन पर्व के अवसर पर पुष्प होली का आयोजन किया। आयोजन में जिला स्तरीय सभी अधिकारी, कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संघ के पदाधिकारी और समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। डीएम ने अधिकारी व कर्मचारियों को होली पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी। साथ ही फूलों और गुलाल से होली खेलते हुए मिठाई भी बांटी। होलिका दहन के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। शहर की हर गली चौराहे पर जगह जगह होलिका सजा दी गई है। युवाओं ने उत्साह के साथ होली की तैयारी की है। कहीं पर डीजे का प्रबंध किया गया है तो कहीं पर रंग बिरंगी पताकाओं से होलिका दहन वाले स्थान की सजावट की गई है। इसके साथ ही बाजार में भी चहल पहल बढ़ गई है। लोग त्योहार की खरीदारी में व्यस्त हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी होली का तैयारी लोगों ने उत्साह के साथ की है। कई स्थानों पर युवाओं ने होली पर डीजे की व्यवस्था की। साथ ही रंगीन पन्नियों से सजावट की गई है। कई होलिका दहन वाले स्थानों पर बिजली की झालरें लगाई गई हैं ताकि होलिका आकर्षक लगे। रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 82 बच्चों को लैपटॉप वितरण किया। वहीं 200 महिला मंगल दलों को खेल किट भी दिया। कोरोना काल में अपने माता पिता या माता और पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के सिर पर मुख्यमंत्री ने हाथ रखा था। उनकी परवरिश और शिक्षा के लिए अभिभावक को हर महीने 4,000 रुपए मिलते हैं। इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें तकनीकी सुविधा से लैस करने का भी निर्णय लिया है। सीएम योगी ने होली का ये उपहार खुद अपने हाथों से दिया। इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उच्च अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिया। होली के एक दिन पूर्व एक पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम सब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को, माँ बाप या उनके लीगल जो अभिभावक थे उन्हें खोया था, उनको, या जिन बच्चों ने अन्य बीमारियों से भी उस दौरान अपने अभिभावक को खोया था,
ऐसे बच्चों की भी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की। बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन परिवारों को प्रदेश सरकार हर महीने उन बच्चों को 4,000 रुपए की एक स्कॉलरशिप देती है। सामान्य परिवार जो कोरोना से जिनके माता पिता की मृत्यु हुई, कोरोना के कारण न हुई हो, किसी अन्य बीमारी से हुई है, उन्हें भी हम लोग 2,500 रुपया महीना देते हैं। ऐसे कुछ बच्चे जो छूट गए थे उन्हें आज यहां पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है। आगरा मेट्रो का सपना जल्द पूरा होने वाला है। मेट्रो का निर्माण तो तेज गति से चल ही रहा है। इस बीच आज आगरा में पहली मेट्रो ट्रेन आ गई है। मेट्रो डिपो में ट्रेन के इंजन और कोच का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। डीएम नवनीत सिंह और मेट्रो के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मेक इन इंडिया के तहत ट्रेन का निर्माण गुजरात के सांवली में हुआ है। मेट्रो में 3 कोच होंगे और इस दौरान मेट्रो अधिकारी ने बताया प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन अगले साल फरवरी तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए 6 ट्रेनें आएंगी। हर 5 मिनट में मेट्रो चलाने की योजना है। आज आगरा मेट्रो के इतिहास में एक बहुत ही स्वर्णिम दिवस है। आगरा मेट्रो के लिए जो पहली ट्रेन है वो मेड इन इंडिया के तहत भारत में बन करके, भारत में सांवली गुजरात में बनने के बाद में आज पहली बार आगरा की धरती पे आई है। और अभी आप लोग के सामने हम लोगों ने इसको ट्रेलर से उतारा है। और ये ट्रेन एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेन है जो कि ऑटोमेटिक रहेगी। ड्राइवर का काम केवल स्टेशन पे रोक करके दरवाजे बंद करना का रहेगा। जिस तरीके से लखनऊ और उसके बाद कानपुर की ट्रेन उत्तर प्रदेश मेट्रो ने चलाई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नियत समय से के अंदर ही इस ट्रेन को चलाने का पूरा प्रयास हो रहा है। और ये उसी की श्रृंखला में एक कड़ी है। और तो आज जो है अभी हमारे पास पहला रेक आया है और हर महीने 2-2 रेक यहाँ पर आते रहेंगे, 2-2 ट्रेन आती रहेंगी। नोएडा में महिला से गाली गलौज के बाद चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी आज पूर्व मंत्री बादशाह सिंह से मिलने महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उनके साथ चर्चा की और इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। श्रीकांत ने कहा कि वो पूतना और सूर्पनखा का सम्मान नहीं कर सकते। भाजपा ने उन्हें षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की। भाजपा खुद अपने ही जनाधार वाले नेताओं को षड्यंत्र कर बदनाम करती है। बीजेपी ने अपने ही ऐसे कई नेताओं के झूठे वीडियो वायरल कराकर बदनाम करने का काम किया है। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस और प्रशासन की टीम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल पहुंच गई है। पूरे हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि खाली करवाने के बाद मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को सील किया जाएगा। हॉस्टल के सभी कमरों को सील करने की कार्रवाई चल रही है। कमरा नंबर 36 सदाकत वाला भी सील कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पीएसी और आरएएफ की टीम भी मौजूद रही। उमेश पाल हत्याकांड में जहां सदाकत नाम के व्यक्ति का नाम आया था, जिसके बाद मुस्लिम हॉस्टल के अधीक्षक का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बहुत से लड़के अवैध तरीके से रह रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती, उन्हें मदद नहीं मिल पाती। उसी कड़ी में आज प्रयागराज में यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। हम आपको बता दें, मुस्लिम हॉस्टल का ये नज़ारा है जहाँ पर ये आज कार्रवाई हो रही है, जहाँ पूरे कमरों को 107 कमरों को सील किया जा रहा है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी आज यहाँ पीएसी के भारी पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद है। पीएसी के जवान भी यहाँ तैनात हैं और उसी बीच यहाँ पर आज एक सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो। यहाँ पर 107 कमरे को सील किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कहना है कि जिसके बाद ये कमरे की सील कर दिए जाएंगे और जो भी वैध होंगे उनको फिर से अलॉट किया जाएगा और जो अवैध होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ यहाँ पर
उनके अधीक्षक भी हैं, हम साथ इरफान जी भी अधीक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए आज किस तरह की कार्रवाई हो रही, क्या पूरा मामला है? से बात कर लेते हैं। डॉक्टर इरफान हमारे साथ हैं। बताइए डॉक्टर साहब की क्या ये पूरा मामला था, क्यों ये हॉस्टल सील किया जा रहा है? सर, उमेश पाल हत्याकांड के केस में सदाकत का नाम आया था। हॉस्टल के अवैध छात्र थे, तो उसकी वजह से सारे हॉस्टल के 107 कमरे को सील किया जा रहा था। कुल कितने लोग थे इस कमरे में? सारे कमरों में ये बताइए कि जो सदाकत था वो लीगली रह रहा था या इलीगल रह रहा था? अवैध तरीके से रह रहे थे। तो आप लोगों ने पहले कोई प्रयास नहीं किया था, कोई जानकारी नहीं दी थी? नहीं, जानकारी दिया था पहले उनको, इनके खिलाफ जो है उनके कमरों को सील किया गया था, दोबारा ताला तोड़ के कार्रवाई नहीं। कितने कमरे हैं यहाँ पर? कार्रवाई की गई थी मगर दोबारा आके रहे। कुल कितने कमरे हैं यहाँ पर? 107 कमरे। कितने पे कार्रवाई रहते हैं यहाँ पर? 210 लड़के रहते हैं। 210 रहते हैं। सारे कमरे सील किए जा रहे हैं? सारे कमरे सील किए हैं जी। तो बिल्कुल देखिए ये बताइए जो सारे कमरे सील करे जा रहे हैं उसमें से कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं? 27 बच्चे अवैध हैं, जिनके उनको भी, अब प्लस जितने वैध लड़के हैं उनका भी कमरा सील किया जा रहा है। तो दोबारा क्या रीअलॉटमेंट भी होगा? दोबारा रीअलॉटमेंट होगा। जो बच्चे लीगल हैं उनको दोबारा अलॉटमेंट करके हॉस्टल में अकोमोडेशन दिया जाएगा। तो सुना आपने, ये थे अधीक्षक इरफान, इन्होंने बताया कि जो वैध होंगे उनको वापस अलॉटमेंट मिलेगा, मगर जो अवैध हैं उन पर कार्रवाई होगी और 107 कमरे पे पूरी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वही राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों के बढ़ते मामलों के बाद मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जोनवार शिकायतों का आपसी सामंजस्य न होने की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने केंद्रीकृत सेल गठित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माणों की जोनवार समीक्षा हर हफ्ते की जाए। इसके बाद वीकली कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें भी भेजी जाए। उन्होंने विशेष परिवर्तन सेल की जिम्मेदारी तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी गौरव कुमार को सौंपी है। आपको बता दें, गौरव कुमार के साथ डिप्टी सेक्रेटरी सहित 7 अन्य सदस्य भी टीम में शामिल किए गए हैं। लखनऊ में अवैध निर्माणों की गति थम नहीं रही है। लगातार प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है बिल्डर लगातार अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसको लेकर के मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी प्रवर्तन सेल बनाई जाए जिसकी समीक्षा हर हफ्ते खुद एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि करें। और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने प्रवर्तन सेल की एक आईएएस अधिकारी हैं गौरव कुमार, जिनको सौंपी है। वो विशेष कार्य अधिकारी के साथ साथ ये काम भी देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने टीम बना दी है, 7 सदस्यीय टीम है, जिनमें उप सचिव और अनुभाग अधिकारी लेकर के परिचर तक शामिल हैं, जो इसमें लगातार काम करेंगे और जो भी अवैध निर्माण होंगे उन पर एक्शन के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे और आईजीआरएस पर जो शिकायतें आएंगी उस पर भी वो पंजीकृत करके और उस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मंडलायुक्त ने खुद कहा है उन्हें हर हफ्ते इसकी रिपोर्ट चाहिए और उसके बाद वो जो है निर्देश देंगी, उनको हर हालत में लागू किया जाएगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अवैध निर्माणों पर कुछ अंकुश लग सकेगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पेपर के चारों सेट ABCD में प्रश्नों के क्रमांक और उत्तर एक समान पाए जाने पर सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परीक्षा पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया हो। इस दौरान सुमित्र भुल्लर ने कहा कि उत्तराखंड के दोनों आयोग की सीबीआई से जांच करवाई जाए और जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आगामी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 2 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ के लिए 1.12 लाख और बद्रीनाथ के लिए 92,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। आपको बता दें, 21 फरवरी को 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू किया गया था और 13 दिनों के अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए 2 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण कर चुके हैं। औपचारिक रूप से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद ही दोनों धाम के लिए पंजीकरण शुरू किया जाएगा। तो वहीं रामनगर में G20 सम्मेलन की तैयारियों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। G20 सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें, इस बड़े सम्मेलन को लेकर पूरे देश की निगाहें अब उत्तराखंड पर टिकी हैं। तो वहीं G20 सम्मेलन को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। सुनिए।
नैनीताल जिले के रामनगर में G20 का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से इसकी तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल हमारे साथ है। सर, G20 का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, G20 का जो सम्मेलन है वो 28-29 तारीख को हमारे रामनगर में प्रस्तावित है और इसमें लगभग 100 डेलीगेट्स, जिसमें 70 के करीब तो डेलीगेट्स ऐसे हैं जो विदेशों से आएंगे और 30 के करीब डेलीगेट्स हमारे इंडिया से आएंगे। तो उसको लेके बीच में माननीय मुख्य सचिव महोदय भी आए थे। उन्होंने दौरा किया था जनपद उधम सिंह नगर, जहाँ पे वो लैंड करेंगे और उसमें बाजपुर होते हुए जो भी रूट हमारा नैनीताल जनपद में पड़ रहा है उस चीज़ को हम लोगों ने सर्वे किया है और जिन स्थानों पे वो लोग रहेंगे उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोग को करनी है, क्या सौंदर्यीकरण का काम करना है, किन स्थानों पर सौंदर्यीकरण काम करके कैसे हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति से उनको रूबरू करा सकते हैं, जिन होटलों में वो लोग रह रहे हैं उनको कैसे हम अपने लोकल कुजीन से अपना रूबरू करा सकते हैं। इन समस्त चीज़ों को लेके एक चर्चा हुई थी और सारी व्यवस्थाएं जो तैयारियां हम लोगों ने करनी है वो करना शुरू कर दिया है। और रूट्स में जितने भी स्थान आ रहे हैं उन स्थानों में जो भी कस्बे आ रहे हैं उनमें कैसे एक रूपता लानी है, जितने हमारे सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कैसे एक रूपता लानी है, चाहे बिजली के पोल्स हों, सड़कें हों, स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों, आपके फॉरेस्ट बाग के ऑफिसेज हैं, तो उनको कैसे एक रूपता में पिरोना है। ये सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने बृहत तैयारी कर ली और काम भी काफ़ी हद तक शुरू कर दिया। सर, बात करें तो 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, 9 को आमंत्रित भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम रहेंगे रामनगर में, क्योंकि पर्यटक सीजन भी कहीं ना कहीं उस टाइम चलता है? देखिए, सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस सम्मेलन का, क्योंकि जितने भी डेलीगेट्स हमारे हैं अगर उनको हम सुरक्षित ढंग से रख नहीं पाए तो उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन शासन की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से काफ़ी इसमें तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का भी इलाका है। वन क्षेत्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने सुरक्षा के इंतज़ाम करेगी और पूरे रामनगर एरिया में जितनी हमारे सुरक्षा की ज़रूरत है उसके हिसाब से असेसमेंट हम लोगों ने कर लिया है। तो इसकी सूचना भी हम लोगों ने शासन को भेजी है और शासन से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, जिन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण वहां पर रहेगी और कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति की झलक भी इस G20 सम्मेलन में देखने को मिलेगी। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। और चलिए रुख करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। हरदोई में नहर माइनर में उतरता मिला नवजात बालिका का शव। मामले की पुलिस को ग्रामीणों ने दी सूचना। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। अमेठी में हुए डबल मर्डर का मामला पकड़ रहा तूल। सपा विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर किया हमला। पोस्टर जारी कर बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशियों के साथ दिखाया आरोपियों का फोटो। कुछ दिनों पहले मुसाफिर खाना के भदौर गांव में हुई थी चाचा भतीजे की हत्या। कन्नौज में खड़ी बस में भिड़ी डीसीएम, 2 की मौके पर मौत। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में बच्चों ने की अनदेखी तो पिता ने 1.5 करोड़ की संपत्ति की सरकार के नाम, साथ साथ अपने अंतिम संस्कार का भी छीना हक। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अज्ञात महिला का शव। ग्रामीणों की सूचना पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड समेत पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या कर महिला का शव फेंके जाने की आशंका। अंबेडकर नगर के सुल्तानपुर हाईवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। बाइक सवार को अनियंत्रित ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। 4 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर, ट्रक चालक फरार। कासगंज के अमापुर बीडीओ पर तानाशाही का आरोप लगाकर ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठे प्रधान। बीडीओ को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग। प्रधान का आरोप, प्रधानों से अभद्र भाषा का प्रयोग करती है बीडीओ। प्रयागराज में अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी ने अपने पति की जान को बताया खतरा का। एसटीएफ और एसओजी वाले कर सकते हैं उसके पति की हत्या। बहराइच पुलिस अधीक्षक ने कहा, होली और शब बारात को लेकर सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। जिले में तीसरी आंख के जरिए भी की जा रही है निगरानी। आगरा में गरीब और आम आदमी की गाड़ी कमाई डकार गई चिटफंड कंपनियां। हजारों की संख्या में तहसील सदर पहुंचे पीड़ित, दर्ज कराई अपनी शिकायत। सदर एसडीएम ने कहा, शासन के निर्देश पर होगी कार्रवाई।
अलीगढ़ में अति पिछड़ा अधिकार मंच ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का मामला। अलीगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का हुआ उद्घाटन। पूर्ण विधि विधान से जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर किया उद्घाटन। हमीरपुर के राट कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग के 4 बाइक चोर को पुलिस ने पकड़ा। 10 चोरी के 10 दो पहिया वाहनों को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम दिया। लखनऊ के मोहनलालगंज नगर पंचायत में होली के पहले सफाई कर्मचारियों को नहीं मिली वेतन। कर्मचारी नाराज। देशों की ईंट भट्टा संचालक उठा रहे धज्जियां। क्षेत्र में बेखौफ होकर चल रहे अवैध ईंट भट्टे। संत कबीर नगर में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच। गांव में कराए गए विकास कार्यों में ग्रामीणों ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के दुगरिया गांव में लेंटर खोलते समय मजदूर के ऊपर गिरा लोहे का गाटर। युवक बुरी तरह लहूलुहान। वृंदावन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले जरूरतमंद परिवारों की 125 बेटियों को दिए गए आर्थिक सहयोग। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल्स में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी मिल और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। लखनऊ में उदयगंज चौराहे पर विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के पुतले बनाकर उनका किया गया होलिका दहन। एटा में संयुक्त कार्रवाई में 3 शातिर पशु चोर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 बोलेरो 3 मोबाइल भी किया जब्त। वाराणसी में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। बीते दिनों लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के मड़वा लंबड़ी में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर जेवरात, नकदी और लैपटॉप पर किया था हादसा। सुल्तानपुर में अवैध देसी कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ चलाया गया अभियान। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाया गया अभियान। लखीमपुर खीरी में लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। पिता ने ही अपने दूसरे बेटे को फंसाने के लिए रची थी लूट की झूठी साजिश। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। बैटरी रिक्शा को रौंदते हुए निकला ट्रेलर, 12 लोग घायल। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।